Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. So आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है, लाइक व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म सेम अपने ही जैसे दूसरी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर कोई स्पीशीज़ है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं करने की वजह से जब उसकी डेथ हो जाएगी तब उसके बाद उस स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसका एग्जिस्टेंस। तो सारी स्पीशीज़ अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करती है। सो द रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही जैसी दूसरी प्रोजेनीज को। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ओके, मोस्ट ऑफ जितनी भी स्पीसीज़ हैं सभी रिप्रोडक्शन शो करती हैं, बट उनके रिप्रोडक्शन का मेथड अलग अलग होता है। ओके, ये बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है और काफ़ी सारे फैक्टर्स भी इसमें मैटर करते हैं। तो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एंड तक बने रहिएगा। सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको रिप्रोडक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ताकि क्या कर सके, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखे। क्लियर। सो रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ में अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए देखिए हम टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। ओके, जब सिर्फ एक ही पेरेंट हो तो इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ, देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसका मतलब क्या है, देखिए जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, गैमीट क्या है, एक सेल है जो कि क्या करती है, आगे जाके एक जो सेल है दूसरे सेल से कंबाइन होती है, फर्टिलाइज होती है और फिर नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो गैमीट जो होता है, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से सेल को बनाता है जो कि आगे जाके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है और ना ही किसी दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सिंगल पेरेंट से ही हो जाता है, एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसको रिप्रोड्यूस करने से सीधा अगली उसकी प्रोजेनी बन जाती है, उसे किसी दूसरे पार्टनर पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तब इसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो the young ones formed are almost identical to each other as well as to the parent cell। जो यंग वंस जो डेवलप होंगे, जो प्रोड्यूस होंगे, ऑर्गेनिज्म जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा तो उनका स्ट्रक्चर सब कुछ एग्जैक्ट सेम होगा, एकदम आइडेंटिकल होंगे वो अपने पेरेंट से। ओके, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आता है। इसीलिए ये इसका रीज़न है कि जो इनके पेरेंट्स से नई प्रोजेनी बनती है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल होती है। क्लियर। Asexual reproduction generally occurs during favorable environment condition and when there is an abundance of food। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है वो ऑर्गेनिज्म जो है फेवरेबल कंडीशंस में हो और उसके पास फूड का अबंडेंस हो, फूड ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो यही फेवरेबल कंडीशन कहलाएगी। इसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद क्या करता है, रिप्रोडक्शन से, सेल डिवीजन से नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है। ओके, इसमें किसी भी तरह की वेरिएबिलिटी नहीं आती, वेरिएशन नहीं आते एंड जो चाइल्ड होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट के। तो ये इस तरह से पूरा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पढ़ते हैं। इट इज़ अ फास्टर मेथड इन रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही फास्टर मेथड होता है।
ओके, क्योंकि इसमें सेकंड पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसीलिए काफ़ी फास्ट होता है, जल्दी से सेल डिवीजन इसके अंदर हो जाता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और मोस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो फर्स्ट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब देखिए वर्ड से क्लियर हो रहा है, बाइनरी दो, फिजन अलग हो जाना। तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, इट इज सीन इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन, तो उसके क्या एग्जाम्पल लिखेंगे हम, बैक्टीरिया हो गया, दूसरा प्रोटोजोआ लाइक अमीबा हो गया एंड पैरामीशियम हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। ओके, इन दीज फर्स्ट सूडोपोडिया withdrawn, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, एंड द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड, देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, चाहे आप बैक्टीरिया देखें या फिर अमीबा, पैरामीशियम देखें, इसके अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर सेल डिवीजन होता है। एक बार आपको सेल के स्ट्रक्चर समझा लेते हैं। तो ये मान लीजिए सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। सेल डिवीजन क्या होगा, ये जो सेल है ये इस तरह से इलोंगेट हो जाएगी और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से हो जाएगा। तो पहले जब भी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ओके, और जब सेल भी डिवाइड हो जाती है, इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो सेल इंटैक्ट रहेगी इसी तरह से, बट न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर इन द एंड क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और दो नई सेल बन जाती है। क्योंकि एक ही सेल से टू न्यू सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। क्लियर? सो इस तरह से बाइनरी फिजन्स जो है कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ओके, इट अकर्स ड्यूरिंग हाईली फेवरेबल कंडीशन। ये हाईली फेवरेबल कंडीशन में मिलता है। कौन रहेंगे फेवरेबल कंडीशंस में, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या रहते हैं, इसी तरह से जब भी फेवरेबल कंडीशन में रहेंगे इनके अंदर बाइनरी फिजन प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये क्या हुआ, ये कैसा था, ये सेल डिवीजन था। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है। क्लियर है? दिखा आपको सेल डिवीजन ही हुआ था। एक सेल थी जो पहले थोड़ा सा इलोंगेट हुई एंड उसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर सेल का डिवीजन हुआ, दो सेल बन गई। और ये जो दो सेल हैं ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल है अपने पेरेंट सेल से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा, इसके अंदर क्या हुआ, पेरेंट सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई बाय फिजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट point is saying the cell division can occur in any plane as in case of amoeba. अमीबा में किसी भी प्लेन में सेल डिवीजन हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, ऑब्लिक किसी भी प्लेन में ये प्रेजेंट हो सकता है। हाउएवर ऑर्गेनिज्म लाइक लेशमानिया, ठीक है, लेशमानिया आपने सुना होगा, लेशमानिया डोनोवेनी जो होता है वो काला अजर को कॉज करता है। ओके, काला अजर जो है वो किसकी वजह से होता है, लेशमानिया डोनोवेनी की वजह से होता है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म लाइक लेशमानिया के अंदर क्या होता है, विच हैव अ विप लाइक फ्लैजिला एट वन एंड एंड बाइनरी फिजन अकर इन डिफाइनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द फ्लैजिलम। अब देखिए जो लेशमानिया होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विप लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ओके, किस तरह से हम इसे देख सकते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो क्या होगा, फ्लैजिला के लाइन पे ही क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर ये जो फ्लैजिला है ये पर्टिकुलर लाइन डिसाइड करती है और इस तरह से इसमें बाइनरी फिजन फिक्स प्लेन में फिक्स एक्सेस के अराउंड होता है। ओके, तो लेशमानिया के लिए आप क्या पॉइंट याद रखेंगे, इसमें बाइनरी फिजन फिक्स प्लेन में होता है एंड सेकेंड पॉइंट इज इट कॉजेज काला अजर, ये काला अजर करवाता है। विच सो बाइनरी फिजन अकर इन डिफाइनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू फ्लैजिलम। तो फ्लैजिलम के अगर रिलेशन में देखें इसके रेफरेंस से ये दो
पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है। तो एग्जाम में हमारे बाइनरी फिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है। तो हम इसे अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमें बाइनरी फिजन के लिए यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया है। दिस डायग्राम इज़ फॉर अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। तो देखिए अमीबा की सेल है, ओके, एसिमेट्रिकल शेप होता है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल शेप कहेंगे। तो इट हैज़ एसिमेट्रिकल शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा एंड सेल उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फिर क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया एंड द नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस हुआ। उससे क्या हुआ, डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। डॉटर सेल इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल। ओके, ये पॉइंट क्लियर है आपको पहले से, इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होता। और इसमें हमने देखा कि सिर्फ सिंगल पेरेंट जो होता है, सिंगल पेरेंट की हेल्प से ही सीधा रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है क्योंकि सिंपल सा क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, इसलिए ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। बट इसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए ताकि फूड जो है अच्छे अमाउंट में उस सेल को मिल सके और वो इजीली सेल डिवीजन करवा सके। ओके, सो देखिए साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड द कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये पॉइंट भी हम अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखें तो इस तरह से हमने बाइनरी फिजन जो है वो कंप्लीट किया। बाइनरी फिजन के अलावा कौन सा फिजन होता है, तो देखिए बाइनरी में सिर्फ फिजन के थ्रू दो सेल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, बट इसके अंदर मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है, मोर देन 2 प्रोजेनी विल बी फॉर्म्ड बाय फिजन, देन इट इज नोन एज मल्टीपल फिजन। ओके, सो द डेफिनेशन इज सेइंग सीन इन प्लाज्मोडियम अ मलेरियल पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर इस तरह का फिजन देखने को मिलता है और ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या कॉज करवाता है, मलेरिया कॉज करवाता है, राइट। सो इन दिस, एक सेकेंड, लेट मी जूम इन दिस during unfavorable condition the parent cell develop a thick resistance wall अराउंड इट्स सेल्फ फॉर्मिंग अ सिस्ट। तो देखिए क्या होता है, अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, बाइनरी फिजन हो जाएगा, सिंपल सेल डिवीजन होगा एंड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट क्या हो, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो अपने अराउंड एक थिक रेजिस्टेंस वॉल जनरेट कर लेती है। क्या करती है, थिक रेजिस्टेंस वॉल जनरेट करती है। इस थिक रेजिस्टेंट वॉल की वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और इस सिस्ट में क्या होता है, विद इन द वॉल साइटोप्लाज्म डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म मैनी प्लाज्मोडिया। तो देखिए ये सेल है, अनफेवरेबल कंडीशन है, नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसके चारों ओर एक थिक वॉल वाली सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा मैनी टाइम्स एंड फॉर्म मैनी प्लाज्मोडिया। जो जो सेल डिवीजन से बनेंगे स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडिया कहते हैं। तो प्लाज्मोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, और जब फेवरेबल कंडीशंस फिर से आएगा तो द सिस्ट वॉल ब्रेक, सिस्ट वॉल टूट जाती है एंड द प्लाज्मोडियम आर रिलीज, एंड प्लाज्मोडियम्स रिलीज हो जाते हैं और इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मल्टीपल फिजन, आप लिखेंगे सेल डिवीजन हो रहा है, मोर देन 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा तब इसे मल्टीपल फिजन कहेंगे। किस में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल हम लिखेंगे प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट है, और अनफेवरेबल कंडीशन में किसका, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। उससे रिलेटेड डायग्राम देखिए, ये हमारा सेल है, इसके बाहर सिस्ट बन गई है, सेंटर में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है। तो देखिए इस सिस्ट के अंदर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हटी ये ब्रेक हो गई वॉल और सारे प्लाज्मोडियम बाहर की तरफ आ गए। ओके, सो इस तरह से हम मल्टीफ्यूजन देखते हैं। मल्टीफ्यूजन एंड बाइनरी फ्यूजन के अलावा और कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट की आपको ज़रूरत हो तो उसका नेक्स्ट होता है बडिंग। ओके, सो बडिंग क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होना ऑन
सेल बॉडी ऑफ पेरेंट, पेरेंट की सेल पर ही पेरेंट की बॉडी पर ही क्या हो, बड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। किसमें प्रेजेंट होता है, तो इट इज सीन इन यीस्ट ऑफ फंगस, फंगस है, यीस्ट फंगस है, आपने यीस्ट का नाम जनरली सुना होगा, एक टाइप की फंगस होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, द पेरेंट यीस्ट सेल डेवलप अ प्रोट्रूजन और एन आउट ग्रोथ। जो पेरेंट सेल है, देखिए डायग्राम में ये पेरेंट सेल है, इसे यीस्ट सेल कहा है, इसके ऊपर एक आउट ग्रोथ का डेवलपमेंट हो गया, एक प्रोट्रूजन बन गया। ओके, जिसे हम डेवलपिंग बड कहेंगे, जिससे न्यू बड का फॉर्मेशन होता है और चेन्स ऑफ बड कंटिन्यूसली बनती जाती है, फिर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और न्यू डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करती है, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं फिर। ओके, पहले ही क्या करेंगे, पेरेंट की बॉडी पे डिपेंड रहेंगे। ओके, तो पेरेंट बॉडी से क्या होता है, एक आउट ग्रोथ निकलती है, इस आउट ग्रोथ का बड के फॉर्म में डेवलपमेंट होता है। पहले ये अटैच फॉर्म में ही रहती है, फिर फेवरेबल कंडीशन में डिटैच हो जाती है, और क्या होगा, डिटैच होने के बाद ये अपने लेवल पर ग्रो करती है और एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म वर्क करती है। तो एक ही पेरेंट से बहुत सारे क्या हो गया, प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो गया, सारे आइडेंटिकल हैं और काफ़ी सिंपल प्रोसेस ये होता है। So it is seen in yeast of fungus. The parent yeast cell develops a protrusion or an outgrowth at its upper end. इसके upper end पर बनता है ये bud. The nucleus of the parent cell divide and one of them moves into the outgrowth. तो फिर क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, तो ये जो पेरेंट सेल है इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह से है। जब इसमें आउटग्रोथ होती है तो इधर से क्या होगा, न्यूक्लियस भी ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस का एक पार्ट कहाँ चला जाएगा, इस बड के अंदर चला जाएगा, दूसरा यहाँ रह जाएगा, और सेल डिवीजन हुआ है और इस तरह से न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता रहता है। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड एंड वन ऑफ देम मूव्स इनटू द आउटग्रोथ विच ग्रो बिगर एंड फाइनली सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल टू लीड टू एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, उसके बाद ये डिटैच हो जाएगा, जब ये डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से। Very often if the condition are highly favorable, a chain of bud is formed. Okay, और जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है ऐसे कंटिन्यूसली बर्ड्स का फॉर्मेशन होता रहता है और पूरी चेन बन जाती है। तो इस तरह से बडिंग हमने देखा, तो 3 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख चुके हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। क्लियर हो रहे हैं सारे पॉइंट? तो देखिए नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि सिंपलर स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज बाइनरी फिजन, सेकंड इज मल्टीपल फिजन एंड थर्ड इज बडिंग। तीनों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में थे। अब हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और वो भी किस टाइप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, जिसमें मोर देन 1 और मोर देन 2 सेल्स जिसमें प्रेजेंट होती हैं, उसमें किस तरह का आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप हैं। सबसे फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन देखें, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, जो सेल बॉडी है उसका फ्रेगमेंट के पार्ट में फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाना इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है ये, विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, उन्हीं के अंदर इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ओके, क्लियर हुई ये पॉइंट आपको? तो इस तरह से हमने देख लिया। एग्जाम्पल क्या लिखा यहाँ पे, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज येस इट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो इसके अंदर देखने को मिलता है, स्पायरोगायरा हैज़ अ फिलामेंटस बॉडी। स्पायरोगायरा की फिलामेंटस बॉडी होती है। इफ़ इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज और फ्रेगमेंट, अगर ये स्मॉलर पीसेज और फ्रेगमेंट्स में क्या हो, डिवाइड हो जाए, तो उससे क्या होगा, नए फ्रेगमेंट बनेंगे जो नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं। ओके, सो स्पायरोगायरा हैज़ फिलामेंटस बॉडी, इसकी फिलामेंटस बॉडी होती है। इफ़ इट ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेज और फ्रेगमेंट,
ईच फ्रेगमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो और स्पायरोगायरा बहुत ही ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसमें। ओके, कैसे बॉडी होती है इनकी? फिलामेंटस बॉडी होती है। अगर ये ब्रेक हो चुकी हैं तो सारे के सारे न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह इसमें सीधा डेवलप कर जाते हैं। ईच फ्रेगमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। हाउएवर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट शोज बाय सेल डिवीजन। ओके, सारे ऐसा नहीं है कि सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसी तरह से सेल डिवीजन शो करेंगे एंड उस सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन होगा। तो स्पायरोगायरा ही फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। ओके, हैज सेल फ्रॉम द टिश्यू विच फ्रॉम ऑर्गन। ओके, तो ऐसा कंटिन्यूसली सब में नहीं होता। दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट डिफाइनेड पोजिशन इन द बॉडी, हैंस दे नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स मैथड इन रिप्रोडक्शन। तो जो बहुत ही ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि सेल कंटिन्यू डिवाइड होती जाएगी, क्योंकि जो एक सेल होती है उनका ग्रुप उसमें टिश्यू भी बनाता है, वो टिश्यू ऑर्गन भी बनाता है। तो सारे ऑर्गन्स में एक तरह से सेल डिवीजन होना, एक ही वे से सेल डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है। उनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो हमें इसमें डायग्राम में दिख रहा है स्पायरोगायरा की फिलामेंटस बॉडी। ओके, स्पायरोगायरा के देखिए अलग अलग फिलामेंट है, जहाँ से फिलामेंट ये ब्रेक हो रहे हैं वहीं से क्या हो जाता है, नए स्पायरोगायरा का रिप्रोडक्शन हो जाता है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस ये होता है। तो फ्रेगमेंटेशन हमें क्लियर हो गया। अब हम देखें नेक्स्ट है रीजेनरेशन। सो रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट। अगर कभी किसी ऑर्गेनिज्म का किसी भी तरह से कोई पार्ट कट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, वहाँ से वो पार्ट लॉस्ट हो जाए, तो उस पार्ट का वापस आ जाना क्या कहलाता है? रीजेनरेशन कहलाता है। ओके, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, येस दे आर मल्टी सेलुलर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कोई अगर पार्ट लॉस्ट हो गया है तो उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अगेन क्या करवा सके, रीजेनरेशन करवा सके। तो सम ऑर्गेनिज्म शो हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी, तो उनके पास क्या होती है, हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है। इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक टाइप हो गया फिर रिप्रोडक्शन का। किसमें होता है ये रिप्रोडक्शन? तो हमें प्लेनेरिया के अंदर ये देखने को मिलता है। प्लेनेरिया इज अ सिंपलर और स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें इस तरह से देखने को मिलता है। रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल which redivide to form a mass of cell from which different cell undergo changes to become different cell type and tissue। तो ये लाइन क्या कहना चाहती है, ये हमारा प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ओके, तो इस प्लेनेरिया के अंदर डिवीजन हुआ तो उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, डिफरेंट टाइप के इसके अंदर क्या बन गए, फ्रेगमेंट बन गए। अब इन फ्रेगमेंट के अंदर इनके पास ऐसी सेल प्रेजेंट होती है, वो सेल क्या करती है, नेक्स्ट सेल को बनाने के लिए कैपेबल होती है। मान लीजिए जो ऊपर वाला पार्ट है ये अलग हो गया, तो इसके पास नीचे वाली सेल्स हैं ये सेल डिवीजन करती हैं, न्यू सेल मास का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सेल मास क्या करते हैं, जो दूसरे पार्ट थे जो कि लॉस्ट हो चुके हैं उसमें, उसको भी बनाने की ये कैपेसिटी रखते हैं, और सेल का टाइप ये चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिससे नई टाइप की सेल्स बन जाए और पूरा नया ऑर्गेनिज्म इसके अंदर डेवलप हो जाए। तो हमने देखा प्लेनेरिया था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और ये जो लॉस्ट पार्ट थे ये फिर से आ गए, और इसके अंदर 3 टाइप के प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसी को हम रिप्रोडक्शन का टाइप भी कह सकते हैं। तो ये प्लेनेरिया में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। सारे ऑर्गेनिज्म में इस तरह की स्पेशलाइज्ड सेल नहीं प्रेजेंट होती जिनके पास रीडिविजन की कैपेसिटी हो, जिसके पास सेल्यूलर टाइप चेंज करने की कैपेसिटी हो। तो सारे ऑर्गेनिज्म ये नहीं देखने को मिलता। तो कुछ कुछ में होता है जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो रीडिवाइड करती जाती हैं, अपना सेल स्ट्रक्चर बदल सकती हैं, सेल टाइप बदल सकती हैं, ताकि न्यू जो उसका पार्ट है वो बन सके और न्यू ऑर्गेनिज्म सेल्फ इंडिपेंडेंट फॉर्म में ग्रोथ कर सके। और इसे हम क्या कहेंगे फिर, प्रोजेनी ऑफ द प्लेनेरिया। न्यू प्रोजेनी बन गई प्लेनेरिया की। दीज चेंजेस अकर इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस नोन एज, क्या कहते हैं, इसे हम रीजेनरेशन कहते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो ये तो अभी तक यूनिसेल्युलर था, अब हम मल्टी सेल्युलर के अंदर भी
मतलब पहले हमने यूनिसेलुलर पढ़ा था, अभी हम मल्टी सेलुलर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 टाइप्स देख लिए, फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होगा एंड रीजनरेशन किस तरह से होगा। क्लियर है ना ये पॉइंट आपको। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला हमारे पास किस तरह का रिप्रोडक्शन आता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये पॉइंट आप लर्न रखेंगे, सारे के सारे अभी से हम जितने पढ़ते आ रहे हैं सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सब में जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल बॉडी के। ये पॉइंट आपको क्लियर है ना। सो द थर्ड इज नाउ बडिंग। बडिंग क्या होता है, बड का फॉर्मेशन हो जाना सेल बॉडी पर। तो आप कहेंगे इससे पहले जो हमने बडिंग पढ़ा और इसमें क्या डिफरेंस है, वो यूनिसेलुलर था, उसमें सेल के ऊपर बड का फॉर्मेशन होता था। इसके अंदर पूरे जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें किसी एक जगह पर क्या होगा, बड का फॉर्मेशन होगा। ओके, सब कुछ सेम है, बस यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर का डिफरेंस है। ओके, सो बडिंग इज सीन इन हाइड्रा, ये हाइड्रा में देखने को मिलती है। पेरेंट हाइड्रा डेवलप अ बड एट इट्स लोअर एंड। ओके, तो देखिए इसमें हमने जब यीस्ट में पढ़ा था तो यीस्ट में अपर एंड के ऊपर बड का फॉर्मेशन होता था, इसमें लोअर एंड के अंदर बड का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस ग्रोज इन साइज एंड फाइनली ब्रेक्स ऑफ। ये क्या करेंगे, अपने जितना डेवलपमेंट इसका होना होगा उतना डेवलपमेंट हो जाएगा। डायग्राम में देखिए क्या है, आपको हाइड्रा का स्ट्रक्चर बताया गया है। हाइड्रा जो है अपने लोअर एंड पर एक प्रोजेक्शन को डेवलप करता है, जो कि इसमें बड के फॉर्मेशन में डेवलप होने लगती है। जब ये कम्प्लीटली बड बन जाती है तो उसके बाद में यहाँ से डिटैच होके न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाता है। ओके, तो इसे हम बडिंग कहते हैं। ओके, इसमें कोई फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वाली बात नहीं है, बस बड का फॉर्मेशन करवाना है। बट यहाँ पे एक पॉइंट आप लर्न रखेंगे, वो लोअर एंड पर होना चाहिए और यीस्ट में ये अपर साइड पर बडिंग का फॉर्मेशन होता है। उसमें चेन का फॉर्मेशन भी होता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाएं। तो इस तरह से बडिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, स्पोर्स का बन जाना सेल्स के अंदर। तो स्पोर से क्या होगा, न्यू सेल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इट इज सीन इन राइजोपस। ये किस में देखने को मिलती है, राइजोपस में देखने को मिलती है। क्या है राइजोपस, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस, फंगस की टाइप है। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए राइजोपस की जो बॉडी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है एंड दीज आर कॉल्ड हाइफी, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ओके, सो जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिसे हम हाइफी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है सुनिए, द इरेक्ट हाइफी बियर स्पोरेंजिया। तो ये जो हाइफी है इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। दिख रहे हैं आपको डायग्राम में स्पोरेंजिया। सो दीज स्पोरेंजिया क्या होता है इनके अंदर, इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो जो स्पोरेंजिया होंगे, इन स्पोरेंजिया के अंदर इस तरह से देखिए आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे स्पोर देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें स्पोर्स देखने को इसमें मिलते हैं। सो द इरेक्ट हाइफी बेयर स्पोरेंजिया, जिसमें स्पोरेंजिया देखने को मिलती है, इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब स्पोर क्या है सुनिए, तो स्पोर्स आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी। स्पोर्स हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज हैं हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल, जिसमें हमें क्या देखने को मिलती है, थिक प्रोटेक्टिव वॉल देखने को मिलती है। ओके, सो दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड हेल्प टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में है तो उसमें जनरली स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर के अंदर क्या होता है, जो आपके पास स्पोरेंजिया होगी, जो स्पोर को बेयर करेगी, उसके अंदर जो छोटे छोटे स्पोर बनते हैं वो उनकी जो आउटर वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में किसी भी तरह से उनका कोई डैमेज ना हो सके। ओके, ताकि उनके रिप्रोडक्शन को बनाया जा सके और नई से नई प्रजननी बनती रहे। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि दे हैव थिक प्रोटेक्टिव वॉल, इनके पास थिक प्रोटेक्टिव वॉल होती हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम ये इनको प्रोड्यूस किया जाता है ताकि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी वो अपना एक्सिस्टेंस बनाए रख सके। व्हेन द स्पोर फॉल ऑन द सूटेबल मीडियम, जब सूटेबल मीडियम में ये स्पोर्स गिरेंगे, ईच वन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, सबके पास कैपेसिटी है कि वो न्यू इंडिविजुअल को बना सके। तो जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हम
जो राइजोपस है, राइजोपस के अंदर जो हाइफी होते हैं, हाइफी पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं। जैसे ही स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाएंगे, स्पोर बाहर आ जाएंगे, चारों ओर फैल जाएंगे, और अगर उनको परफेक्ट सूटेबल मीडियम मिल गया तो अगेन वो क्या करेंगे, ग्रो करते जाएंगे। तो इस तरह से इनके अंदर हमें ये रिप्रोडक्शन का टाइप जो है देखने को मिलता है। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? उसके बाद अगला अपने पास आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, देखिए प्रोपगेट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, बहुत ज़्यादा ग्रो करना, कंटिन्यूसली ग्रो करना या ग्रो करवाना इज नोन एज प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इट इज़ अ मेथड बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, तो अगर प्लांट्स, देखिए हम जनरली देखते हैं प्लांट्स की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू स्मॉलर एंड सिंपलर ऑर्गेनिज्म, बट प्लांट्स भी क्या होते हैं, कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ओके, बट किससे शो करेंगे, बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स से वो शो करते हैं, सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव। तो अगर प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं उनके थ्रू नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाए, नया प्लांट बॉडी बन जाए, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। ओके, और जो भी ये सारे पार्ट हैं, रूट हो गई हमारी, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, इन्हें हम एक साथ क्या कहते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रोपग्यूल कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ, ये क्या कहलाएगा, प्रोपग्यूल कहलाएगा। प्रोपग्यूल्स कौन है हमारे प्रोपग्यूल्स, तो इसके हम क्या क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, लीफ, लीफ के अलावा और क्या है, रूट या फिर स्टेम। अगर इनसे ही सीधा आप रिप्रोडक्शन करा रहे हैं तो दीज स्ट्रक्चर विल बी नोन एज प्रोपग्यूल्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या क्या टाइप्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर जो प्लांट बॉडी है नेचुरली खुद ही प्रोपगेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ स्टेम, लीफ या फिर हम कह सकते हैं रूट, तो इससे क्या होगा, ये नेचुरल कहलाएगा। बट आर्टिफिशियली अगर हम करवा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं, उसकी कोई सेल लेते हैं, उन सेल में फेवरेबल कंडीशन को हम प्रोवाइड करवाएंगे बाहर से, और क्या होगा, सेल का मास बन जाएगा, कैलस जिसे हम कहते हैं, जिससे कैलस का फॉर्मेशन होगा, और इस कैलस से क्या करेंगे, नया प्लांट बनाएंगे। तो ये जो हम करवा रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो आपको पॉइंट क्लियर हुआ, दो टाइप से होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? सो मिंट रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय रूट। जो मिंट्स होती हैं वो नेचुरली ही रिप्रोडक्शन शो करती हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जिसके अंदर वो क्या करेंगी, वो प्रोड्यूस कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ रूट। फिर हम देखिए एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। शुगर केन एंड जास्मिन में बाय स्टेम एंड ब्रायोफिलम जो होती है उसमें बाय लीव्स। ओके, सो ब्रायोफिलम जो एक प्लांट स्पीशीज है जिसके अंदर क्या होता है, वो लीफ से करती हैं। इन ब्रायोफिलम बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन। When they fall on the soil, they develop into the new plants. For example, इस तरह से इनका ब्रायोफिलम की लीफ का स्ट्रक्चर है, जो इसके मार्जिन है, इसके मार्जिन पर छोटी सी बड का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। ओके, ये देखिए आप, छोटी छोटी बर्ड्स बन गई हैं यहाँ पर। ये बर्ड्स जब डिटैच होके सॉइल में गिर जाएंगी तो क्या करेंगी, नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करवा देंगी। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गया, ब्रायोफिलम का, विद द हेल्प ऑफ लीफ। शुगर केन एंड जैस्मिन, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, सो शुगर केन एंड जैस्मिन में होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम, एंड मिंट के अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ रूट। रूट की हेल्प से होगा और इसमें स्टेम की हेल्प से होगा। तो इस तरह से हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो देखते हैं। अब देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर इसके अंदर ड्रॉ कर रखी है। तो हमने ब्रायोफिलम देखा,
ये इसके मार्जिनल एंड्स हैं जहाँ पर नई बर्ड्स बनती हैं। ये जो नई बर्ड्स बनती हैं इन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं, जिसके बर्ड्स के फॉल होने पर वहाँ से नया और जो प्लांट बॉडी वो बन जाएंगी। और ये देखिए पूरा ये अच्छे से डेवलप हो गया, इसलिए से हम यंग प्लांट कह रहे हैं। ये हमारे सारे मार्जिनल नॉच हैं जिसके ऊपर बर्ड्स डेवलप होंगी, और ये किसका एग्जाम्पल होगा, ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल हो गया। ओके, स्वीट पोटैटो में देखिए, स्वीट पोटैटो के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। ये जो स्टेम है, स्टेम के नीचे जो रूट है, इस रूट के अंदर देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये जो है ये स्वॉलन हो चुकी हैं। स्वीट पोटैटो के अंदर क्या होता है, रूट्स जो होती हैं वो स्वॉलन हो जाती हैं, और ये स्वॉलन रूट्स जो होती हैं इसको हम नेक्स्ट प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो भी हमारा एग्जाम्पल है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट का ये एग्जाम्पल होता है। ओके, फिर पोटैटो में देखें तो देखिए पोटैटो के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती हैं, जो इनकी आय होती हैं, इन आयस को हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो पोटैटो होते हैं उनके बीच में कुछ नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ रिजेस होते हैं, वहाँ से क्या होता है, न्यू बर्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बर्ड को हम आई ऑफ पोटैटो कहते हैं, सेम आइस कहते हैं पोटैटो की। तो इनको अगर हम कट करके फिर से ग्रो करते हैं तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल होता है, जिससे पोटैटो का नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट बॉडी बन जाता है। ओके, अनियन के अंदर क्या होता है, तो अनियन के अंदर स्टेम से होता है, ठीक है। अनियन के स्टेम को हम बल्ब कहते हैं, और पोटैटो को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। आपको ये पॉइंट साथ में लर्न करना है, पोटैटो को ट्यूबर कहते हैं और जो अनियन होता है इसमें बल्ब कहते हैं। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। फिर जिंजर में देखें तो जिंजर के अंदर क्या होता है, न्यू शूट का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। उसके इसमें अंदर छोटे छोटे जो अपना पूरा जो जिंजर है इसके अंदर क्या होता है, जो इसका स्टेम है, इसके स्टेम को हम राइजोम कहते हैं, उसमें इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। विद द हेल्प ऑफ लीफ किस में होगा, ब्रायोफिल्म में। देखिए इसमें से लीफ पूरा यंग प्लांट की तरह डेवलप हो गई है, तो लीफ का एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म, एंड रूट का एग्जाम्पल कौन हो गया, स्वीट पोटैटो, एंड स्टेम का एग्जाम्पल क्या हो गए, तीनों स्टेम के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज जिंजर, सेकेंड इज आपका अनियन, एंड थर्ड इज पोटैटो। बस जिंजर का जो स्टेम है उसे हम राइजोम कहते हैं, ये पॉइंट आप लर्न करेंगे। जिंजर के हम स्टेम को क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं, और अनियन को हम बल्ब कहते हैं, एंड पोटैटो को हम ट्यूबर कहते हैं। तो इसमें इस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ओके, फिर अगर हम इम्पॉर्टेंस देखें, क्या इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो प्लांट्स कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर। प्लांट्स क्या कर सकते हैं, जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को बहुत ही जल्दी बेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा रहे हैं तो जल्दी से रिप्रोड्यूस करेगा, वो जल्दी से फ्लावर्स बनाएगा, जल्दी से फ्रूट आ जाएगा। इसलिए प्लांट विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, अगर किसी प्लांट में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो गई है, मतलब अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, विएबल सीड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अगर उनके जो सीड्स हैं वो नहीं रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, या फिर उनमें सीड बन ही नहीं रहे, या फ्लावर्स नहीं बन रहे, फ्रूट नहीं बन रहे, किसी भी लेवल पर अगर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी उनके अंदर ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम क्या करवा सकते हैं, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। फिर क्या है, ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। तो इसका फ़ायदा क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जितने भी न्यू प्रोजेनी बनेगी वो एग्जैक्ट सेम होंगे अपने पेरेंट प्लांट से, तो सेम ही आपके पास इसके अंदर आएगा रिजल्ट। सीडलेस वेराइटी कैन बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो इसमें सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होता, तो सीडलेस वैरायटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जो हॉर्टिकल्चर की स्टडी करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। इन डेवलपिंग मेथड्स लाइक लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक सुगरकेन, रोज एंड ग्रेप्स। तो देखो सुगरकेन, रोज और ग्रेप हैं, इनमें अगर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाना है तो आपको ग्राफ्टिंग, लेयरिंग टाइप की टेक्निक्स का यूज़ करना होता है, जो कि हॉर्टिकल्चर की स्टडी में हम देखते हैं। ओके, फिर हमने अभी टिश्यू कल्चर देखा था, जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने आपको बताया था, जिसमें हम टिश्यू कल्चर देखा। तो क्या होता है टिश्यू कल्चर, समझिएगा। द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सेल और टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। तो एसेप्टिक कंडीशन के अंदर हम क्या करें, किसी भी प्लांट बॉडी से कोई सेल ले लें, उस सेल का हम क्या करवाएं,
कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ करके कैलस बनाएंगे, इस कैलस को हम डेवलप करवाएंगे फिर से तो न्यू प्लांट बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? टिश्यू कल्चर कहलाएगा। द सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, जो सेल से आपको करवाना है रिप्रोडक्शन उसे हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे। वेयर एज इट फॉर्म अ मास ऑफ सेल, जिसके अंदर मास ऑफ सेल बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। एंड दिस कैलस इज देन ट्रांसफर टू द अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसे दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं। वेयर इट डिफरेंशिएट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से आप हमारा जो पूरा लेक्चर आज का था वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड था। तो हम देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इनके क्या फीचर्स हैं, यूनिसेल्युलर में कैसे देखने को मिलता है एंड मल्टी सेल्युलर में कैसे देखने को मिलता है। यूनिसेल्युलर में हमने टाइप्स देखे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के बाद आता है मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं? तो जो बाइनरी फिजन था इसका अमीबा था, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम था, ये हमने देखा। उसके बाद हमने बडिंग देखी, यीस्ट में किस तरह की बडिंग होती है, तो 3 टाइप के यूनिसेल्युलर के आपके रिप्रोडक्शन हो गए। उसके बाद में हमने मल्टी सेलुलर में देखा, तो हमने देखा फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा के अंदर एंड रीजनरेशन होता है, किसमें मिलेगा आपको? प्लेनेरिया में मिलेगा। फिर हमने बडिंग देखा हाइड्रा में एंड स्पोर फॉर्मेशन देखा राइजोपस में। तो ये सब मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे हमने डिटेल डिस्कशन की। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए, आप अच्छे से लर्न करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सब एग्जाम्पल का आप क्या करेंगे? एक टेबल फॉर्म बना देंगे ताकि आपको अच्छे से सारा लर्न हो सके। ओके, टेबल फॉर्म में बनाइए, एग्जाम्पल लिखिए। आपको पहले हेडिंग लिखनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे? सारे जितने भी टाइप्स हैं वो लिखेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है वो लिखिए और पूरा टेबल फॉर्म बना लीजिए ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। एंड बुक के सारे आप डायग्राम देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। टिश्यू कल्चर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रहे सारे एग्जाम्पल। स्टेम से हो तो क्या क्या उसका नाम होता है? राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, आपको लर्न होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने जो हमारा चैप्टर 8 है हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, क्या डेफिनेशन है, फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और एग्जाम्पल उनके क्या क्या होते हैं। तो ये सारा पढ़ा। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।